नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी की सियासत इन दिनों महिला वोटरों के इर्द गिर्द नजर आ रही है। हर दल महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। महिला वोटर्स को अब तक बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता रहा है, लेकिन प्रियंका के 40% आरक्षण वाले दाव ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। लेकिन बीजेपी ने महिला नेताओं की पूरी ब्रिगेड को ही चुनावी मैदान में उतारकर प्रियंका गांधी के मिशन को हाईजैक कर लिया है। इससे पहले महिला वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ आयोजित किया गया था और इसमें पूरे सूबे के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। वहीं केंद्र ने महिलाओं की शादी की उम्र की न्यूनतम सीमा बढ़ा करके अब 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और बीजेपी के इस फैसले को साइलेंट वोटर को दोबारा अपने खेमे में करने की कोशिश के रूप में देखा गया है। वहीं अखिलेश भी अपनी रथ यात्रा में लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते रहे हैं। साफ है कि यूपी में इस बार आधी आबादी की लड़ाई है, लेकिन महिला वोटरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है कि 2007 से अब तक महिलाओं ने जिस पार्टी पर भरोसा जताया उसे ही सूबे की कमान मिली है। और कांग्रेस पार्टी से नेता सदर जाफर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सदर जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के इस प्लान को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि दर्शकों की तरफ से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आधी आबादी का जब जिक्र किया जा रहा है, प्रियंका गांधी की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा जब दिया गया, आपको लगता है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर ये बहुत हद तक खास करके महिलाओं के जहन में बहुत हद तक प्रभाव डालेगा? देखिए, आज तक यूपी का चुनाव काफ़ी सालों से 3 दशकों से तो हम देख ही रहे हैं कि यूपी का चुनाव जो है वो कम्युनल लाइंस पे होता था, वो जातीय लाइन पे होता था। जब महिला मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो गए थे इन तमाम चीज़ों से, और आज जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से महिला कम्युनलिज्म पे बात नहीं हो रही है, शमशान कब्रिस्तान पे कहीं ना कहीं अंकुश लग गया है बात करने पर। सिर्फ ये एक कारण ही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो जब दीदी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उन्होंने महिलाओं को लाके मैनिफेस्टो के सेंटर स्टेज पे के बिल्कुल आगे रख दिया। मुद्दों के ऊपर पूरे यूपी के चुनाव के ऊपर सबसे आगे लाके रख दिया कि किस तरीके से महिला जो है हर मुद्दा उसको इफेक्ट करता है और उसके भी ख्वाब हैं, उसके भी एस्पिरेशन है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, उसने भी बहुत मुसीबतें झेली हैं, उस पे बात क्यों नहीं होती है। तो हम धर्म और जाति पे बात करते घंटों नहीं थकते हैं, लेकिन महिला मुद्दा, महिला सुरक्षा, महिला की पढ़ाई आज एक अहम मुद्दा बन गया है और इसके लिए मैं प्रियंका गांधी जी का साधुवाद करती हूँ। लेकिन आपने जिस पोस्टर का जिक्र किया जिसमें आधी आबादी का चर्चाएं बड़ी तेजी के साथ की गई और ये कहा गया कि खास करके महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी सामने आकर के खड़ी हुई हैं, उस पोस्टर गर्ल का भी जिक्र हो रहा है। प्रियंका मौर्य जो कि कांग्रेस पार्टी में उस पोस्टर की मेन लीड में नजर आती हैं, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। आपको लगता है कि वो चेहरा भी हाईजैक कर लिया बीजेपी ने? मैं आपसे एक बात कहूंगी कि देखिए, अवसरवाद का तो कोई इलाज ही नहीं है। उसमें सिर्फ प्रियंका मौर्य जी नहीं है, वहां पर वंदना सिंह जी भी हैं और अन्य महिलाएं भी हैं पीछे, तमाम ऐसे और लोग हैं। उस मैनिफेस्टो के अंदर और कितनी कांग्रेस नेत्रियों की तस्वीरें हैं, उनमें से कितनी चली गई। अवसरवाद का तो कोई इलाज ही नहीं है। आपको जरा सी ठेस लगी, 2 महीने पहले आई, एक हल्का सा हतोत्साहित हुई, आप चली गई। आपने संगठन में काम करना जरूरी नहीं समझा, आपने कोई और जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं समझा, आपने चुनाव के दौरान काम करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन एक अवसरवादिता दिखाते हुए एक अवसरवादी पार्टी के पास चली गई। तो ये अफसोस की बात है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के पास जिस पार्टी से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उस पार्टी के पास, क्योंकि जो नारा आप दे रहे हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब लड़कियों की जो एक फौज है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, अब उससे मुकाबला करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हालांकि जिस एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि चुनाव आए उस पर आ चुका है,
लेकिन जो चेहरों की लड़ाई है उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे है और इसमें इस रेस में बीजेपी आपको लगता है कि आगे निकल रही है? देखिए, बीजेपी बहुत आगे है हमसे। वो आगे हर मामले में आगे है। अगर आप देखें, जहां तक कम्युनलिज्म का सवाल है, जहां तक सवाल है नफरत फैलाने का, दंगा कराने का, महिला उत्पीड़न का, बेरोजगारी का, बिल्कुल आगे है। तो औरतों की फौज की आप बात कर रही हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रदेश की तमाम औरतों की जिनकी आवाजों को दबा दिया गया। हम बात करते हैं उस बच्ची की जिसको जो है जिस तरीके से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसके माँ बाप को नजर बंद करके जला दिया गया। हम बात करते हैं ये किसके राज में हुआ है। वाकई वो बहुत आगे है, लेकिन क्या हम इस रेस में उनका साथ देना चाहेंगे? क्या हम उनके साथ दौड़ना चाहेंगे? नहीं। हम क्या करना चाहेंगे कि एक उससे लंबी लाइन खींचे, और प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वो लाइन खींची है, जहां हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जहां हम बात करते हैं कि महिला को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद भी मजबूती से खड़ी हो और साथ साथ अपने साथ 10 और औरतों को मजबूत करे। ठीक है, इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता आरपी रंजन जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आरपी रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक जरा जल्दी से और रिएक्शन में सदव जी आपसे लेना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं। अगर वो 400 से ज्यादा सीटों पर उनकी जीत होगी तो इसमें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य दल तो छोड़ दीजिए खैर, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां दिख रही है फिर इस दावे के मुताबिक? देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगी कि मुझे नहीं पता कि उनको किस ज्योतिषी ने ये बताया है। कांग्रेस पार्टी जैसे किसी बड़े इस तरह के दावे की बात नहीं कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे जब हम चुनाव पे जाते हैं तो किस लिए जाते हैं हमें ये सोचना पड़ेगा। क्या हमारे लिए एक सत्ता की हवस और सीटों का गिनना पहले से ही है कि हम उन सीटों को कैसे हासिल करेंगे? जनता के मुद्दों पे बात करके, उनके बीच में सही मुद्दे ले जाकर और उन मुद्दों को आगे चल के उन पे काम करने का वादा करके और कर तब तो समझ में आता है कि आप 400 सीट ला रहे हैं, आप 300 सीट ला रहे हैं। बैठे बैठे किसी ज्योतिष का सहारा लेकर या ज्योतिष की तरह किसी नजूमी का सहारा लेकर कह देना कि 300 पार, 400 पार, ये अफसोसनाक है। और आने वाला समय महिलाओं का है, आने वाला समय उस पार्टी का है जो महिलाओं की आवाज उठा रही है। आने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जो होगी वो कांग्रेस के बगैर नहीं होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आने वाली जो सरकार होगी वो कांग्रेस के बिना नहीं होगी। आप इस चुनाव के बाद किसी को सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या, अगर कहीं कमी गुंजाइश होती है तो? बेशक नहीं होगी। फिर वही बात आती है कि मैं आगे का अभी से नहीं कह सकती हूं, पर मैं ये कह सकती हूं कि आने वाली सरकार में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और मजबूत पार्टी की तरह उभरेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता एसएन सिंह भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लेकिन जरा आगे बढ़ता हूं, जरा रंजन साहब को जरा मैं जोड़ रहा हूं। आरपी रंजन जी, इसमें जब अपर्णा यादव परिवार से जो मतभेद होते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, क्योंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा है, और अगर 2017 के हम परिणामों को भी देखें तो उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत हद तक खास है। तो ऐसे में अगर 2022 में चुनाव हो रहे हैं तो महिलाओं का जिक्र, और इन्हीं बातों को कांग्रेस पार्टी ने समझ करके लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ अपनी शुरुआत की है। आपको नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया, अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, कि मौजूदा वक्त की सरकार है जो कि बेटियों को और बहुओं को भी सुरक्षित रख सकती है? रंजन साहब जी मित्र, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या वादे करती है और क्या कहती है। जिस तरीके से 17 में लोग 2017 में आए और जो वादे किया था इन्होंने, जो वादे और विश्वास, जो भरोसा दिलाया था जनता को, उस पर खरे नहीं उतरे हैं। जनता आज परेशान है। जनता ने देखा है किस तरह की विभीषिका में, और महिला सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो बात करती है महिला सुरक्षा की, तो हम और किसी की नहीं कहेंगे। बेबी रानी मौर्य जी कौन है? वो खुद कह रही हैं, वो स्वयं कह रही हैं कि 5 बजे के बाद महिलाएं थाने नहीं जा सकती। मतलब थाना जो एक सुरक्षा का, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेवारी होती है कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था की, जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, वो उसी स्थान पर जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके पास जाने में महिलाएं डरे और 5 बजे के बाद नहीं जा सकती। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बेबी रानी मौर्य जी ने स्वयं कहा है। वो किसकी गवर्नर रही हैं?
और संगठन में आज काम कर रही, तो क्या ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ऐसी बातें निकल करके आ रही? पहली बात। दूसरी बात, आज जो व्यवस्था है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र में जो आज व्यवस्था, कानून की जो व्यवस्था है, वो किसी से छुपी नहीं है। अगर पत्रकार कोई सच बोल देता है तो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिख जाता है। मिर्जापुर में पत्रकार ने लिख दिया कि नमक रोटी की खबर अगर उसने छापी तो उस भ्रष्ट अधिकारी, उस कर्मचारी के खिलाफ का FIR नहीं दर्ज होती जो नमक रोटी खिलाने का काम कर रहा था, इवन की पत्रकारों के खिलाफ ही FIR दर्ज होती। तो ये है व्यवस्था इनकी। DM जो है पत्रकारों को ही मुकदमा लिखकर भेजते हैं। टेनी महाराज से सवाल करने पर पत्रकार का हाथ झिटक दिया गया और कहा कि पत्रकार साले इस तरह की भाषा, मीडिया का तो ये अहंकारी भाषा। महिला सुरक्षा पे जब पंचायत चुनाव था तो पंचायत चुनाव में किस तरह से महिला का चीरहरण हुआ लखीमपुर खीरी में, वो पूरे प्रदेश ने देखा। और वो कौन लोग थे पंचायत चुनाव में, किन लोगों ने किया था, वो भी किसी से छुपा नहीं। तब प्रशासन क्या कर रहा था, तब क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ। तो भरोसा थोड़ा उठ गया है। जो बातें की गई थी 17 में उन पर काम नहीं हुआ है, तो लोगों का भरोसा उठ गया। आप देखिए, अभी कल मैं जगदीशपुर, अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा में विधायक जी वहां गए, गांव के लोग किस तरह से विरोध किए, विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। अभी उन्नाव में विधायक को देखिए, किसान ने जो है मंच पर जाकर के थप्पड़ मार दिया, विधायक गांव-गांव भगाए जा रहे हैं। तो ये स्थिति, वही परिणाम है, वही नतीजे हैं। जिस तरह से महिलाएं पैदल चली थी कोरोना काल में, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली, महिलाएं परेशान हो रही हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। जरा जवाब ले लेते हैं। पार्टी, ठीक है जी बिल्कुल। सिंह साहब जरा जवाब दीजिए सर। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, अब इसको लेकर के सवाल बार बार उठ रहे हैं कि मौजूदा वक्त में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए, आदरणीय अपर्णा यादव जी ने स्वतः कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे बदतर सरकार है, उसमें महिलाओं पे और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, इस नाते इनको दर्द हो रहा है। आप देखिए, इनकी सरकार में बदायूं में 2 लड़कियां वो पत्ता बीनने गई रहती हैं और उनके साथ बलात्कार की घटना होती है, पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करती और बात आगे बढ़ती है। आप देखिए, बुलंदशहर में इसी तरह की घटना होती है, लखनऊ में घटना होती है, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं और थाने में एक व्यक्ति जाके अपनी लड़की को लेकर मुकदमा दर्ज करा रहा है। वायरल हुआ था उस समय, दरोगा जी कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तुम समझौता कर लो। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। आज महिलाएं सहज हैं, इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं है। शाम के समय में महिलाओं को सरेआम उठा लिया जाता था। तमाम ऐसे जिले पश्चिम में थे, स्कूल कॉलेज में जो महिलाएं जाती थी उनका अपहरण हो जाता था। और तो और छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सीनियर लीडर बहन मायावती जी इसकी एग्जाम्पल है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे बहन मायावती जी के साथ बर्बरता किए थे। तो महिलाओं पे ये लोग ध्यान न दे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2017 से चल रही है, बिल्कुल हमने जो काम किया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया सर। और मैं ये भी बता दूं, अभी ये कह रहे थे कि लखीमपुर की घटना को लेकर आप देखे होंगे कि देश में तमाम ऐसे पिता वो जेल से बाहर है जिनके पुत्र जेल में है। कानून ये कहता है कि जो गलती करेगा वो जेल में रहेगा। अगर इस तरह से जेल में रहना चाहिए तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव इस पर मैं जवाब दूंगा, मैं तो समय दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, आप अच्छे से जवाब दीजिएगा और जवाब सुनिएगा। उनको होना चाहिए जेल में। खनन के मंत्री थे अखिलेश यादव जी और 40 ऐसे पट्टे का खनन कर दिया गया जिसका कोई टेंडर नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग विषय हो गया, लेकिन सिर्फ बात सिर्फ महिलाओं की करेंगे सर। को लेकर जो है किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके एक मंत्री जो महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में ही जेल में है, पहले वो ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में भी जेल में है और महिलाओं के साथ भी। तो चलिए ठीक है, जरा काउंटर रिएक्शन ले लेता हूं मैं, उसके बाद मैं सदम जी आपके पास आता हूं। ठीक है सर, ठीक है। रंजन साहब जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं सदम जी के पास आता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब बात अभी हो रही थी महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो गिनाने तो गिना दिए, जरा एनसीआरबी का आंकड़ा भी देख ले कि आज क्या है। वो साफ है, वो रिकॉर्डेड है, वो कहीं किसी ने छेड़ नहीं, उसमें नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, एनसीआरबी। अच्छा सर, ठीक है, मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। रंजन साहब, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए महिलाओं को अगर सुरक्षा देनी है ना, तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कि क्यों ना उनको भी नेतृत्व दिया जाए। उनको नेतृत्व क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं उनको टिकटें दी जाती हैं? देखिए ये बड़ा सवाल है। ठीक है, एक मिनट एसएन सिंह साहब, एक मिनट जरा। आरपी रंजन जी, अगर आप ये चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो पाए तो इसके लिए पार्टी की तरफ से कितनी महिलाओं को मैदान में उतारा गया, बताइए ना जरा इस पर। एक मिनट जरा एसएन सिंह साहब, एक मिनट रंजन साहब जरा बताइए ना।
महिलाओं की अगर भागीदारी होनी चाहिए तो टिकटों में भी तो होनी चाहिए, उनको उतारना चाहिए मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल हो। हम कहाँ महिलाओं की भागीदारी का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं के सम्मान की बात करती है। समाजवादी लड़के हैं, पार्टी गलती महिलाओं को हो जाती भागीदारी है, बिल्कुल देती समाजवादी है और पार्टी के बिल्कुल लोग भागीदारी कहते हैं। देगी। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में महिलाओं को किस तरह राज्य मंत्री का दर्जा देकर के किस तरह महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया, तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है, सबकी बात करती है। समाजवादी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बेबी रानी मौर्य जी कुछ और कहती हैं, आदरणीय हमारे मित्र चलिए, एसएन सिंह ठीक है। साहब कुछ और कहते हैं। ठीक तो है। ये भेदभाव हम नहीं सबसे करते हैं। ज्यादा भेदभाव अत्याचार तो भारतीय किसके जनता पार्टी कर रही शासनकाल में है, हम कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें जरा ये भी समझ अरे लेते हैं। मैं जरा इसमें सदफ जी को जरा जोड़ रहा हूँ, सदफ जाफर जी एक मिनट जरा, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी और रंजन साहब एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए देखिए, मुद्दे पर रहिए, सिर्फ टू द पॉइंट बात सिर्फ एक मिनट। एसएन सिंह जी और आरपी रंजन जी एक मिनट जरा सुनिए। आरपी रंजन जी जरा बताइए कितनी महिला में पहली बार सर एक मिनट जरा, एसएन सिंह साहब एक मिनट जरा, चल रही है। रंजन जी जरा ये तो बता दीजिए कितनी आपने महिला प्रत्याशी घोषित की है, बताइए ना जरा। देखिए मित्र, हाँ। जो भी आवेदन हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो भी आवेदन आए हैं, जहां कहीं से भी अगर आवेदन आते हैं तो उन पर विचार किया जाता है। जो मानक है टिकट का और प्रत्याशिता का, हाँ। उस पर जरूर टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि टिकट नहीं दिया गया, हाँ। महिलाओं को लड़ाया नहीं गया। ठीक है, महिला बराबर सदफ बिल्कुल जाफर, सम्मान देने की बात हो रही मेरा है। सवाल ये है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का वो मौका क्यों ना मिले, और इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी जब आगे बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर इसमें अच्छी खासी संख्या इसमें महिलाओं को भी दी गई है। महिला कैंडिडेट आप भी एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, आपको नहीं लगता कि ये इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश है, अब ये बाकी राजनीतिक दलों के ऊपर भी एक दबाव बन चुका है कि महिलाओं को भी मैदान में आपको उतारना पड़ेगा, उनकी भी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा हर राजनीतिक दल को। देखिए कांग्रेस का अपना विषय है। सदफ जाफर जी एक मिनट जरा, रंजन साहब ठीक है समाजवादी पार्टी की जहां तक एक मिनट सर, एक मिनट रंजन साहब आपसे सवाल नहीं है, मैं हाँ एक मिनट जरा मैं वापस लौटता हूं, जरा सदफ जाफर जी को मैं जरा जोड़ रहा हूं। सदफ जी यदि हाँ। बोलने का मौका नहीं देना है, हाँ जी बताएं। सदफ जाफर जी मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें महिला जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को अपना विकल्प कैसे मान रहे हैं? क्या यही लाइन है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी के आधार पर आपको वोट मिलेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अभी वही देख रही थी कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के नेता आपस में डिबेट कर रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे को बता रहे हैं कि कौन कितना बड़ा महिला विरोधी है। चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूं सदफ जी, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन नजर सिर्फ महिला वोटर्स पर है। आधी आबादी का जिक्र बड़ा हो रहा है, लेकिन ये किस तरफ जाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।